In this video, we are going to take question answer from lesson number 3, Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi, class 12, book Vistas। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Why is Antarctica the place to go to understand the Earth present, past and future? अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानने के लिए अंटार्कटिका क्यों जाना चाहिए? अंटार्कटिका है नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन। अंटार्कटिका में कभी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं था, जिसके कारण यह प्रिस्टीन स्टेट में आज भी है। इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर। इसके आइस कोर की बात करें तो 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड, अर्थात 5 लाख वर्ष पुराना इसके आइस कोर में कार्बन का रिकॉर्ड पाया जाता है। द सिंपल इकोसिस्टम, यहाँ के इकोसिस्टम काफ़ी सिंपल है और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अर्थात अलग अलग प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। इसलिए अगर थोड़ा सा भी अगर चेंज होगा उसके इन्वायरमेंट में तो एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मास, जो ज़मीन है वो खिसक रहा है, जो ग्लेशियर है वो पीछे की ओर खिसक रहा है। इसलिए ये हमें सहायता करेगा जानने में कि जो ग्लोबल वार्मिंग जैसा हमने सुना है वो खतरा निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा है। हेंस टू अंडरस्टैंड द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू गो। हाउ डिड अंटार्कटिका अमेज द राइटर व्हेन शी फर्स्ट सॉ इट? जब अंटार्कटिका राइटर जाती है तो वह क्यों आश्चर्यचकित होती है? अमेज मतलब कि सरप्राइज। व्हेन द राइटर फर्स्ट सॉ अंटार्कटिका, जब राइटर अंटार्कटिका जब जाती है तो उसके जो वास्टनेस है काफ़ी इमेंस है और दूर दूर तक जहाँ तक दिखाई पड़ेगा वहाँ काफ़ी लैंडस्केप जो है काफ़ी वाइट है। दूर दूर तक जिधर भी आप देखेंगे वहाँ जो है वाइट ही वाइट दिखाई पड़ेगा। अगर हम माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ने वाली चीज़ों की बात करें तो माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ने वाली माइट से लेकर के बड़ा से बड़ा जो है ब्लू वेल्स तक वहाँ दिखाई पड़ेगा। कुछ जो वहाँ पर आइसबर्ग हैं, मतलब आइसबर्ग मतलब माउंटेन ऑफ जो आइस है, उसके जो है आकार किसी किसी का जो है कंट्री के बराबर है, अर्थात बेल्जियम के आकार का साइज भी वहाँ पर दिखाई पड़ा। देयर इज उबिक्विटस साइलेंस, वह काफ़ी शांति है। डेज गो ऑन एंड ऑन, दिन बदलते जाते हैं लेकिन समर के समय, अस्ट्रल समर में 24 आवर जो है सन वहाँ पर आकाश में दिखाई पड़ता है। देयर इज नो ह्यूमन मार्कर्स, कोई भी मनुष्य का कोई पहचान चिन्ह नहीं है वहाँ पर, कोई बिल्डिंग नहीं है और कोई पेड़ पौधा भी वहाँ पर नहीं है। What is the author of Journey to the End of the Earth? State that in 12,000 years man has managed to create a ruckus। जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का जो ऑथर है उसका ऐसा क्यों मानना है कि 12,000 ईयर्स में ही मनुष्य ने जो है अर्थ पर एक रकस अर्थात एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑन दिस अर्थ फॉर अबाउट 12,000 ईयर्स बैक। जो मनुष्य की जो सभ्यता है उसका पृथ्वी पर आए 12,000 वर्ष ही बीता है और इतने ही समय में मनुष्य जो है पृथ्वी पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है, एक रकस क्रिएट कर दिया है। और यह समय जो है जियोलॉजिकल जो क्लॉक है उसमें कुछ सेकंड के बराबर है। और क्रिएटेड कैसे किया? डोमिनेंस ओवर नेचर, नेचर के ऊपर डोमिनेंट अपना नेचर लगा दिया है, जिसके कारण काफ़ी विलेज बना लिया है, सिटी बना लिया है, मेगा सिटी बना लिया है जी। केयरलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो लकड़ी और कोयला है केयरलेस बर्निंग कर रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बन गया है। और यह जो है ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने का कारण भी है। ह्यूमन्स आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्स, जो रिसोर्स है उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और चूँकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, और दूसरे जो जीव जंतु हैं उसको चूँकि रिसोर्स लिमिटेड है, उस रिसोर्स के लिए ह्यूमन के साथ जो है स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वाई इज ए विजिट टू अंटार्कटिका इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? अगर अंटार्कटिका जाते हैं तो यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह रियलाइज करने के लिए कि ग्लोबल जो वार्मिंग है उसका खतरा काफ़ी
बड़ा है। अंटार्कटिका परफेक्ट प्लेस है ये जानने के लिए कि ग्लोबल जो वार्मिंग जो हो रहा है उसका क्या इफेक्ट है। वन कैन सी द पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन। आप कंफर्ट जोन में ही बैठ कर देख सकते हैं कि पोलर आइस कैसे कैसे पिघल रहा है, या फिर जो ग्लेशियर कैसे पीछे की ओर खिसक रहा है, जो आइस के जो टुकड़े हैं कैसे वो टूट रहे हैं। और उससे क्या कि जो सी का जो है वाटर लेवल बढ़ेगा, और वाटर लेवल बढ़ने से आसपास का जो विलेज है सी के आसपास उसके डूबने की संभावना जो काफ़ी अधिक है। वाटर फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या है और किस प्रकार ये इकोसिस्टम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। ये फाइटोप्लैंक्टन है, ये सब फाइटोप्लैंक्टन है। ये सब फाइटोप्लैंक्टन क्या है, द ग्रासेस ऑफ द सी में पाया जाता है ये ग्रास। और ये जो आपका है सिंगल सेल्ड रहता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। कहाँ पाया जाता है तो साउदर्न ओशन, जो अंटार्कटिका है उसके पास जो साउदर्न ओशन है उसमें ये ग्रास है फाइटोप्लैंक्टन। और ये नॉरिश एंड सस्टेन द इंटायर साउदर्न ओशन फूड चेन, जो साउदर्न ओशन का जो फूड चेन है उसको ये नॉरिश भी करता है और वो फूड चेन को सस्टेन जीवित रहने में सहायता करता है ये आपका फाइटोप्लैंक्टन। क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन जो है सन से एनर्जी ट्रैप करता है, सन के एनर्जी को ट्रैप करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है अर्थात भोजन बनाता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ऑल द मेरीन एनिमल, जो भी आपका मेरीन एनिमल्स है समुद्री जीव उस साउदर्न ओशियन में पाए जाने वाले, या फिर जो भी आपका बर्ड्स है वो डिपेंड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन पर ही भोजन के लिए। इस तरह से इकोसिस्टम के लिए फाइटोप्लैंक्टन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब गोंडवाना, जो गोंडवाना है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। 650 मिलियन ईयर्स एगो अर्थात 65 करोड़ वर्ष पहले एक बहुत बड़ा एक लैंड मास हुआ करता था, अर्थात सारा कॉन्टिनेंट एक ही जगह पर था, बहुत बड़ा लैंड मास के रूप में अर्थात जायंट, और उसको अमेलगेमेटेड मतलब एक ही जगह मिला हुआ था और उसको कहा जाता था गोंडवाना। इट वॉज सेंटर्ड, इसका स्थान जो अंटार्कटिका है उसी के आसपास था, अंटार्कटिका के आसपास। उसमें ह्यूमन्स पृथ्वी पर नहीं आया था, और ये 500 मिलियन ईयर्स तक वो गोंडवाना रहता है अमेलगेमेटेड फॉर्म में। उसके बाद जो लैंड मास जो है धीरे धीरे कंट्री में सेपरेट हो जाता है, कंट्री में कॉन्टिनेंट में वो सेपरेट हो जाता है। और जैसा कि अभी जो आपको मैप में जैसा दिखाई पड़ रहा है फिर वैसा ही स्थिति है, वो कंट्री इत्यादि में सेपरेट होने के बाद, और अंटार्कटिका वहीं पर रह जाता है, अर्थात जो है साउथ पोल में अंटार्कटिका रह जाता है, कंट्री सेपरेट हो जाता है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, जो उसका क्या क्या महत्वपूर्ण जो फीचर्स है उस जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इज एन एजुकेशनल टूर टू अंटार्कटिका, यह एजुकेशनल टूर है, यह जर्नी है अंटार्कटिका की ओर। और ये जो कनाडा के एक व्यक्ति थे जिसका नाम है जियोफ ग्रीन, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। पहले जो जियोफ ग्रीन है वो रिच और सेलिब्रिटी को लेकर जाते थे अंटार्कटिका, लेकिन वे लिमिटेड वे में रिटर्न करते थे। लेकिन अब इसी प्रोग्राम जो है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के द्वारा, और ये वेसल है जिसका नाम है एकेडमिक सोकोलास्की, इसके द्वारा जो है स्टूडेंट को लेकर जाते हैं अंटार्कटिका वे, ताकि अर्थ के सीरियस को समझ सके कि अर्थ कितना सीरियस स्टेट में है। क्योंकि स्टूडेंट्स आर फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। इट विल गिव देम ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, यह जो है प्लानेट अर्थ के प्रति एक रिस्पेक्ट भी क्रिएट करेगा और न्यू अंडरस्टैंडिंग भी। और ये दे आर एबल टू एब्जॉर्ब कर सकता है, लर्न कर सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है वो एक्ट करेगा किसके लिए, बेनिफिट ऑफ दिस प्लानेट अर्थ। हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना, जो जियोलॉजिकल जो फिनोमेना है मैनकाइंड के हिस्ट्री को कैसे जो है हेल्प करेगा वो जानने के लिए। देखिए जियोलॉजिकल जो फिनोमेना है जैसे कि भूकंप हो गया, या फिर माउंटेन का बनना हुआ, फिर जो लैंड मास का जो है खिसकना हुआ, सेपरेटिंग इनटू कंट्री, अलग अलग कंट्री में आपका जो है बनना, या फिर ये अंडरस्टैंड करने में सहायता करेगा कि कोर्डिलियन जो फॉल्ट है या प्री कैम्ब्रियन जो ग्रेनाइट शील्ड क्या है, ओजोन क्या है, कार्बन साइकिल क्या है,
इवोल्यूशन, किसी जीव का इवोल्यूशन किस तरह होता है, किसी जीव का जो विलुप्त है एक्सटेंशन किस तरह से होता है, या इस तरह अगर विजिट करते हैं अंटार्कटिका तो ये आपको मैनकाइंड का हिस्ट्री समझने में सहायता करेगा कि वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी विल बी देयर, हम लोग कहाँ भविष्य में होंगे, इसके लिए भी सहायता करेगा जानने में। Why does the author feel the prognosis for the human? ऑथर को ऐसा क्यों लगता है कि जो मनुष्य का जो प्रेडिक्शन है, मनुष्य के बारे में जो प्रेडिक्शन है या फिर जो प्रोग्नोसिस है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, यानी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है प्लानट का वो लगातार बढ़ रहा है। पीपल आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, लकड़ी और कोयला जो है वो अंधाधुंध में लोग जलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्लानट अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बन गया है, और ये हार्मफुल है सारे फ्लोरा और फाउना के लिए। फ्लोरा मतलब जितने पेड़ पौधे हैं दे आर कॉल्ड फ्लोरा, और फाउना मतलब जितने जो है जानवर वो सब फाउना कहते हैं। ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है काफ़ी, और अंटार्कटिका में आप देख पाएंगे कि आइस का जो शेल्फ से कैसे टूट टूट कर गिर रहा है और ग्लेशियर कैसे पीछे आ रहा है। इसलिए ऑथर का निश्चित रूप से सही है ये सोचना, ये प्रोग्नोसिस फॉर द ह्यूमन इज नॉट गुड, यानी मनुष्य के लिए जो प्रेडिक्शन है वो मनुष्य का फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। व्हाट इज द रिलेवेंस? ये जो स्टेटमेंट है कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स और बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, इसका अंटार्कटिका का इन्वायरमेंट से कैसे रिलेवेंसी है इस स्टेटमेंट का? अंटार्कटिका में एक सिंपल इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिक तंत्र जो अंटार्कटिका का है वो बहुत सिंपल है। लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नहीं है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वहाँ नहीं दिखाई पड़ेंगे। और जो साउदर्न ओशन है देयर आर टॉल ग्रास है, साउदर्न ओशन में एक टॉल ग्रास है जिसको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। ये क्या है? टॉल ग्रास। अगर जितना जो मेरीन जो समुद्र में आसपास जो जीव है साउदर्न ओशन के आसपास, वे डिपेंड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन के लिए, भोजन के लिए। और अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो जाता है इन्वायरमेंट में तो ये अफेक्ट करेगा जो एक्टिविटी है, फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। चूँकि फाइटोप्लैंक्टन ही प्रोड्यूसर है, साउदर्न ओशन का जो फूड चेन है उसका प्रोड्यूसर है, इसलिए जो लाइफ जो उस पर डिपेंडेंट है उसका लाइफ भी खतरे में आ जाएगा। इसलिए जो आपका कहा गया कि स्मॉल थिंग्स लाइक फाइटोप्लैंक्टन आर इम्पॉर्टेंट इन द फूड चेन, इसलिए स्मॉल थिंग्स है फाइटोप्लैंक्टन दे आर इम्पॉर्टेंट है इन द फूड चेन, और इसलिए टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। इस तरह इसका रिलेवेंसी है अंटार्कटिका का जो है कंटेक्स्ट में, जो अंटार्कटिका इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में। थैंक्स।